नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। देखिए, ये एकमात्र ऐसा शो है जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NX पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन मुद्दों की हम शुरुआत करें। एक एक करके आपको तमाम विषय हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात महाकुंभ की करना जरूरी, क्योंकि जनमत में महाकुंभ को हम जब दिखाते हैं तो उसके बारे में विस्तार से आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, महाकुंभ के तीसरे और अंतिम अमृत स्नान की बात सबसे पहले हम करेंगे जनमत में। आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के तीसरे और महत्वपूर्ण स्नान पर्व यानी बसंत पंचमी अमृत स्नान को लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियों को पूरा कराया गया है। देखिए, मौनी अमावस्या के दौरान 13 अखाड़ों के समय में बदलाव भी किया गया था। मकर संक्रांति अमृत स्नान पर्व के दौरान निर्धारित समय से सभी अखाड़ों के 1 घंटे पहले स्नान के लिए निकलने का समय भी निर्धारित किया गया। आम श्रद्धालुओं को फायदा पहुंचाने के लिए इंतजाम भरपूर किए गए, लेकिन मौनी अमावस्या अमृत स्नान शुरू होने से पहले प्रयागराज में एक दुखद खबर आई। भगदड़ की घटना से हड़कंप मच गया। घटना में 30 लोगों की मौत और 60 लोग इसमें घायल हुए। इस घटना के कारण निर्धारित समय से करीब 10 घंटे की देरी से अखाड़ों का अमृत स्नान यहां शुरू हुआ था। देखिए, अब बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए समय सारणी का निर्धारण कर दिया गया है और ग्राफिक्स के माध्यम से हम पूरी जानकारी भी आप तक पहुंचा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ नगर में जोनल प्लान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता तरीके से लागू किया गया है। इसमें से एक अखाड़ों के अमृत स्नान के समय में बदलाव के रूप में सामने आया है। मकर संक्रांति पर महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा सुबह 5:15 पर शिविर से निकला था। वहीं इस बार अखाड़ों की संगम यात्रा सुबह 4 बजे ही शिविर से निकलेगी। वहीं बसंत पंचमी अमृत स्नान को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं से प्रयागराज अटा पड़ा है। प्रशासनिक तैयारियों को पूरा कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रयागराज पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की है। इसको लेकर सभी अखाड़ों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, अखाड़ों में रथ और पालकियों को सजाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। सभी महामंडलेश्वर इस स्नान में शामिल होंगे। तय किए गए समय पर ही अखाड़ों का अमृत स्नान होना है। बसंत पंचमी पर सुबह 4 बजे से अखाड़ों की शिविर से प्रस्थान भी शुरू हो जाएंगे। मौनी अमावस्या पर हुए हादसों को देखते हुए अखाड़ों ने प्रतीकात्मक स्नान किया था। हालांकि बसंत पंचमी के मौके पर पूरा उल्लास आपको दिखाई देगा। वहीं महाकुंभ 2025 में बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ के बाद प्रशासन ने कई सबक लिए, कई महत्वपूर्ण बदलाव इसके बाद किए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि 28 जनवरी को हुए हादसे के बाद बसंत पंचमी तक प्रशासन ने किन 5 बड़ी बातों में बदलाव किया है। कौन कौन सी 5 बड़ी चीजें हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद क्या प्रमुख बदलाव हुए। पहली, VIP एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। महाकुंभ में अब किसी भी व्यक्ति को VIP एंट्री नहीं मिलेगी। सभी VVIP पास निरस्त कर दिए गए हैं। दूसरी, वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है। मेला क्षेत्र में किसी भी तरह का वाहन अंदर नहीं जा पाएगा। एक ये पहलू बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिबंधित कर दिया गया है। तीसरी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, रेलवे स्टेशनों पर नई व्यवस्था है। प्रयागराज जंक्शन, चिवकी, नैनी, सुबेदारगंज, प्रयाग और रामबाग रेलवे स्टेशनों पर एकल दिशा प्रवेश व्यवस्था लागू कर दी गई है। यानी यात्री एक दिशा से आएंगे और दूसरी दिशा से जाएंगे, जिसमें भीड़ नियंत्रण में रहेगी। चौथी बेहद महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में आप ये जान सकते हैं, क्योंकि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और पांचवी जो बेहद महत्वपूर्ण है उसमें यह कि अनुभवी अफसरों की तैनाती की गई है। 2029 के कुंभ का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को विशेष 2019 के माफ कीजिएगा जो कुंभ था उसका जो अनुभव अर्ध कुंभ का वो जो एक्सपीरियंस वाले जो अधिकारी हैं उनको यहां पर तैनात किया गया। ये अपने आप में महत्वपूर्ण। इसके अलावा बसंत पंचमी स्नान के पहले सीएम योगी के द्वारा 10 बड़े निर्देश भी दिए गए हैं। वो कौन कौन से बड़े निर्देश?
पार्किंग क्षेत्र को बढ़ाया जाए ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा दूरी ना चलनी पड़े। एक ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू। दूसरा, महत्वपूर्ण स्थलों पर एसपी स्तर के अधिकारी ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे। तीसरा, सभी सुरक्षा कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करेंगे। जरूरत पड़ने पर किसानों की जमीन को पार्किंग के लिए अधिग्रहित भी किया जाए ताकि जाम ना लगे। ये चौथा पहलू। पांचवा, भीड़ को एक दूसरे को क्रॉस करने से रोकने के लिए कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। किसी भी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, अधिकारी इस पर ध्यान देंगे। सातवां, बसों को तिरछा खड़ा करने की अनुमति किसी को नहीं होगी क्योंकि इससे यातायात बाधित होता है। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए, यह भी बेहद महत्वपूर्ण। और पांटून पुलों को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए विशेष टीम भी तैनात की जाए। और 10वां जो बेहद महत्वपूर्ण, प्रेशर पॉइंट्स पर अनुभवी यानी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स स्वयं जिम्मेदारी संभालेंगे। तो इन तैयारियों से यह साफ है कि मौनी अमावस्या पर जिन कमियों की वजह से भगदड़ हुई उन्हें दूर करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से प्रयास में जुटा है। जनमत में कई और खबरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल समय एक छोटे से अल्प जनमत में अब बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 50,65,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12,75,000 और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। अब ऐसा कर सरकार ने मध्य वर्ग को साधा और दिल्ली को भी, जहां 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। अब दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख के आसपास जाती है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1 करोड़ 55 लाख कुल मतदाता हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली वालों 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। नए स्लैब से यहां की 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित होगी। बजट के बाद अचानक दिल्ली में चुनावी तापमान भी बढ़ गया। देखिए, इस वक्त दिल्ली में नहले पर दहला वाला दंगल जारी है। इस बार मिडिल क्लास के मन में क्या है कोई नहीं जानता। सवाल बस इतना है कि क्या टैक्स छूट वाली घोषणा दिल्ली चुनाव के लिए गेम चेंजर साबित होगी क्या? इस पर एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले सामने आए आम बजट को लेकर राजधानी की राजनीति भी गर्म हो चुकी है। आम बजट के बाद टैक्स स्लैब का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। माना जा रहा है कि ये दिल्ली चुनाव के दौरान मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। पिछले एक दिन में हम टैक्स का गणित तो आपको बता ही चुके हैं। चलिए अब समझते हैं कि इस बजट में दिल्ली वालों को क्या मिला। दरअसल पिछले साल के मुकाबले इस साल दिल्ली सरकार को मिलने वाले बजट में 100 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली के सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी भले ही इस बजट को निराशाजनक बता रही हो, लेकिन दिल्ली बीजेपी का कहना है कि ये बजट संतुलित है। वित्त वर्ष 2025 और 26 में केंद्र सरकार से दिल्ली को 1348 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले बजट के मुकाबले करीब 100 करोड़ रुपए ज्यादा है। दी जा रही कुल 1348 करोड़ रुपए की रकम में से 968.01 करोड़ रेवेन्यू के रूप में दिल्ली को केंद्र से मिलेगा, जबकि 380 करोड़ रुपए की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन और एडवांस के रूप में दिल्ली को दिए जाएंगे। पिछले साल केंद्र से दिल्ली सरकार को 280 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए सिख दंगा पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार दिल्ली को देगी। आम आदमी पार्टी लंबे वक्त से ये कहती रही है कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स के रूप में जितना पैसा केंद्र सरकार को देते हैं, उसके मुकाबले वापस उन्हें चवन्नी अठन्नी ही मिलती है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में 1 लाख रुपए महीना कमाने वालों को टैक्स से छूट मिलने के बाद दिल्ली वालों की मौज भी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजधानी में 37 लाख ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं,
दिल्ली चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आगामी चुनावों से पहले ये राजनीति का बड़ा मुद्दा जरूर बन गया है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके बाद 8 फरवरी को चुनावों के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। जनमत में समय एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी। भारतीय इतिहास के पन्नों में वीरता, शौर्य की अनेक गाथाएं छिपी हुई हैं। ऐसी ही कहानी है छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज की। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे संभाजी महाराज। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वीर और साहसी योद्धा थे। पिता शिवाजी के बाद उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली। साथ ही मुगल शासक औरंगजेब से भी लंबे समय तक युद्ध किया। अपने लोगों की रक्षा की। पूरे जीवन काल में उन्होंने 120 युद्ध लड़े। संभाजी महाराज ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। ऐसे में उनकी परवरिश दादी जीजाबाई ने की। वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वीर बने। उनके तरह ही युद्ध कला में वो निपुण थे। मुगल शासक औरंगजेब से संभाजी ने कई युद्ध लड़े, जिनमें कभी भी औरंगजेब जीत नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि संभाजी ने लगभग 120 से अधिक युद्ध लड़े और जीते। मुगलों के अलावा उन्होंने अंग्रेजों और पुर्तगालियों से भी युद्ध लड़ा। 70 साल का औरंगजेब जीवन भर 32 साल के संभाजी को युद्ध में हराने का सपना देखता रहा, लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। अपनों के कारण हारे संभाजी। औरंगजेब तो कभी छत्रपति संभाजी को हरा ना पाया, लेकिन उनके अपने ही उनकी हार का कारण बने। भीतरघात के कारण संभाजी को मुगल शासक के सिपाहियों ने पकड़ लिया था। इस साजिश में संभाजी के कुछ करीबी लोगों ने ही मुगलों का साथ दिया। आखिर में संभाजी को कैद कर लिया गया। औरंगजेब उनसे माफी मंगवाना चाहता था, लेकिन संभाजी ने ऐसा नहीं किया। जब औरंगजेब ने मांगा, संभाजी जैसा बेटा मुगलों की कैद में संभाजी पर बहुत अत्याचार किया गया। संभाजी की आंखें तक निकाल ली गईं, शरीर के टुकड़े कर दिए गए। आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। संभाजी की मौत से मराठा साम्राज्य हिल गया। औरंगजेब को भी उनकी मौत पर अफसोस हुआ। कहा यह भी जाता है कि औरंगजेब भी संभाजी जैसा ही बेटा चाहता था। इस तरह दुश्मन भी संभाजी की वीरता का कायल हो गया। इतिहास में भी छत्रपति संभाजी महाराज अमर हो गए। इसके बारे में यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण। छत्रपति संभाजी महाराज शौर्य की अपने आप में एक मिसाल, जिन्होंने 120 युद्ध लड़े और कभी हारे नहीं। अपनों ने दगा किया, इसलिए वो पकड़ में आए, लेकिन उससे पहले उन्होंने नाक में दम कर दिया था मुगल शासक औरंगजेब के। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वो वीर थे। संभाजी महाराज के बारे में जानिए, छावा के बारे में जानिए। औरंगजेब से लंबे समय तक युद्ध उन्होंने किया। 120 युद्ध इन्होंने लड़े और कभी हारे नहीं। छत्रपति संभाजी ने 120 से अधिक युद्ध लड़े। औरंगजेब को कई बार धूल चटाई और जिस प्रकार का साहस दिखाया, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा। उसके बारे में पढ़ना, जानना, समझना कितना जरूरी आज के लोगों के लिए, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। संभाजी की वीरता, ये पूरी जानकारी। समय एक छोटे से ब्रेक का है। जनमत लगातार जारी। देश में जिहादियों का आतंक कितना चरम पर है, यह सुदर्शन न्यूज लगातार आपको दिखाता है।
इन जिहादियों के निशाने पर हिंदू और हिंदू आस्था ही रहती है। महाराष्ट्र के नागपुर की बात। महाराष्ट्र के नागपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक निकाह के दौरान जिहादियों ने गौ हत्या जैसे कुकर्म को अंजाम दिया। इन कट्टरपंथियों ने अपने स्वाद के लिए या यूं कहें कि हिंदुओं को दिखाने के लिए निकाह में खाने के लिए एक गौ की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इन जिहादियों ने गौ हत्या को जहां निकाह पढ़ा जा रहा था उस मंडप के पास में ही इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की जैसी ही जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ता को लगी, उसने तुरंत पहुंचकर घटना का वीडियो बनाया और पुलिस को दिया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने निकाह में मौजूद कुछ कठमुल्लों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वहां से गौ शव और हत्या के लिए इस्तेमाल किया हुआ हथियार भी बरामद कर लिया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि एक तरफ ये भाईचारे की बात करते हैं तो दूसरी ओर हिंदू आस्था के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। महाराष्ट्र से दर्दनाक वीडियो सामने आया जो हम आपको दिखा रहे हैं। यह खबर हैरान कर देती है। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की करेंगे बात। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के भारत विरोधी मंसूबों को एक बार फिर से करारा झटका लगा। देखिए, केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे पर लगाए गए प्रतिबंध को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह वही संगठन है जो भारत को तोड़ने और देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के प्रयासों में जुटा था। लेकिन पन्नू की यह चाल एक बार फिर से फेल हो गई। गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि एसएफजे ने मणिपुर में तमिल, मुस्लिम और ईसाई समुदायों को भड़काने की साजिश रची थी। इसके अलावा यह आतंकी संगठन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ भी धमकी भरे संदेश भेजने में शामिल था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एसएफजे किसानों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भड़काने के लिए फंडिंग करता है। लेकिन केंद्र सरकार की कड़ी कार्रवाई ने पन्नू की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। आतंकी पन्नू जो खुद विदेशों में बैठकर भारत को अस्थिर करने के सपने देखता है, अब अपने ही खतरनाक जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। उसकी दहशतगर्दी की दुकान पर ताला लगने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेबुनियाद धमकियों से सुर्खियों में बने रहने के प्रयास करता रहता है। गौरतलब है कि एसएफजे को पाकिस्तान से भी समर्थन मिलता रहा है और यह संगठन गैंगस्टर्स, आतंकवादियों और कश्मीरी अलगाववादियों से लगातार संपर्क में रहता है। भारत को तोड़ने की हर चाल अब तक असफल इसकी रही है और इस बार भी सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकी मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि विदेश में छिपा यह आतंकी अपनी अगली चाल कब चलेगा और सरकार उसे कैसे मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन इतना तय है कि पन्नू की हर नई साजिश के साथ उसकी पुरानी नाकामियों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। पन्नू की साजिश नाकाम, एसएफजे पर बैन बढ़ गया है। 5 साल के लिए केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने यह बैन बढ़ा दिया है। बढ़ेंगे आगे। देखिए, 30 जनवरी को कर्नाटक के रायचूर शहर में मुबीन नामक एक व्यक्ति ने शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक कॉलेज छात्रा की हत्या कर दी। सिन्नूर कस्बे के एक निजी कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही लड़की पर शादी का दबाव बनाने के बाद आरोपी ने उसकी गला रेत दी और उसकी हत्या कर दी। मृतक लड़की की उम्र सिर्फ 24 साल थी। उसकी पहचान लिंगसागुरु निवासी शिफा के रूप में हुई है। अब रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता आरोपी को 6 साल से जानती थी, जिसके दौरान उससे प्यार वो करने लगा था। इस बीच शिफा के माता पिता उसकी शादी किसी और व्यक्ति से कराने की योजना बना रहे थे। आरोपी को जब यह पता चला तो उसने पीड़िता पर शादी का दबाव बनाया। शादी से इनकार करने पर उसने लड़की पर उस समय हमला कर दिया जब वो लिंगसागुरु से सिन्नूर जा रही थी।
आरोपी ने सिंगनूर सरकारी ग्रेजुएशन कॉलेज के पास लड़की के गले पर चाकू से हमला किया और मौके से भागने की पहल उसने गला रेत दिया। इसके बाद आरोपी उस व्यक्ति की जूते की दुकान पर गया जिसने शिफा के माता पिता ने उसकी शादी तय की थी। उसने वहां हंगामा किया, फिर लिंगसा गुरु पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने अपराध के लिए सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर दिया। फिर दिखा जिहादी मानसिकता का यह आतंक। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर इसने अपनी जिहादी मानसिकता का परिचय देते हुए छात्रा की गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। अब बात अमेरिका की करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को संघीय जांच एजेंसी FBI का नया निदेशक नियुक्त किया है। एक बड़ी जानकारी आपको हम देंगे। देखिए, गुरुवार को सीनेट में काश पटेल की नियुक्ति की पुष्टि के लिए बैठक हुई। इस बैठक से पहले काश पटेल ने अपने माता पिता के पैर छुए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। नहीं देखा तो हम दिखा भी नहीं। देखिए, लोग उनके भारतीय संस्कारों और पारंपरिक जड़ों को बनाए रखने के लिए उनकी सराहना कर रहे हैं। पटेल ने अपने माता पिता को जय श्री कृष्ण कहकर संबोधित किया, जिसे भी खूब सराहा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर कई यूजर ने कमेंट्स भी किए। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि यह पहली बार है जब किसी ने इस तरह से इतने बड़े मंच पर अपने माता पिता को सम्मान दिया। यह प्यार है। दूसरा यूजर लिखता है कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। एक अन्य ने लिखा कि वाह, मैंने नहीं सोचा था मैं उनसे अब और प्रभावित हो सकता हूं। उनके माता पिता को गर्व की अनुभूति हो रही होगी। देखिए, काश पटेल ने इस सोहर के दौरान अपने माता पिता का परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने पिता श्री प्रमोद और अपनी मां अंजना जी का स्वागत करना चाहता हूं, जो आज यहां बैठे हुए हैं। वे भारत के अमेरिका आए थे। मेरी बहन निशा भी यहां है। जय श्री कृष्ण। उनके इस पारंपरिक अभिवादन को भारतीय समुदाय और यहां तक कि अमेरिकी नागरिकों ने भी खूब सराहा। काश पटेल भारतीय मूल के अमेरिकी वकील और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। वे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं। वो FBI निदेशक के पद के लिए नामांकित हैं। इस दौरान सीनेट की न्यायपालिका राष्ट्रपति में उनके नामांकन की समीक्षा जारी है। अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो वो भारतीय मूल के पहले FBI निदेशक बन सकते हैं। हालांकि उनकी ट्रंप के प्रति वफादारी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिससे उनके नामांकन में भी विवाद हो सकता है। लेकिन काश पटेल ने कैसे भारतीयों का मान बढ़ाया, वो हम इस खबर के माध्यम से आपको जानकारियां दे रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। हमारे नागा साधु अपने तप और हठ के लिए जाने जाते हैं। देखिए, इसके चलते वो आम जनता के लिए जो असंभव है या असाधारण है, उसे बड़ी सरलता से कर पाते हैं। ऐसी एक तस्वीर में आपको हम दिखाएंगे जहां पर एक साधु ने अपने लिंग और जटा से अपनी गाड़ी को खींचा है। बता दें कि जिस गाड़ी को नागा साधु ने खींचा उसमें पहले से ही 4 लोग मौजूद थे। इस हैरत अंगेज कारनामे को करने वाले नागा साधु का नाम है सुमेरु जी महाराज। महाकुंभ में नागा साधु ने किस प्रकार से शक्ति दिखाई, वो हम आपको दिखाएंगे। कितनी शक्ति होती है ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सनातन की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति आपको साफ देखने को मिलेगी। आप ये देखिए, हमारे सुमेरु गिरु जी महाराज हैं जो अपने लिंग से 4 पहिया वाहन को खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें छोटे नागा साधु भी बैठे हैं और इसमें पूरी सवारी है। 3 महात्मा भी इस पूरी 4 पहिया वाहन में यहाँ बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितनी शक्ति हठ योग में है। हमारे नागा साधु जूनागढ़ के साधु हैं सुमेरु गिरी महाराज जी। वो अपने लिंग के जरिए ये 4 पहिया वाहन जो है खींच रहे हैं। आप देखिए इनकी शक्ति, इनकी हठ योग के माध्यम से महाराज जी
लगातार आप देख सकते किस तरीके से इस चक्कर प्लेट पर बाकायदे इस 4 पहिया वाहन को खींच रहे हैं। आपने महाराज जी को लिंग के जरिए 4 पहिया वाहन को खींचते हुए देखा। अब महाराज जी अपनी जटाओं से आप देख सकते हैं कि ये 4 फीट लंबी जो जटा है इसके माध्यम से इस 4 पहिया वाहन को खींचेंगे। पुरातन काल से ही नागा साधुओं की शक्ति का बखान हमारे सनातन ग्रंथों में देखने को मिला है। आप उनकी शक्ति को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो बड़े बड़े युद्ध और विधर्मियों के आक्रमण को किस तरह विफल करते थे। उनका हठ ही। तो इसके साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।